नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। शाम 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी रिया चक्रवर्ती की। गिरफ्तार हो गई है एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जब एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया। मेडिकल टेस्ट उनका हो रहा है। इस बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिया की रिमांड नहीं मांगी जाएगी क्योंकि एनसीबी ने कहा है कि 3 दिन से जो हम लगातार पूछताछ कर रहे थे उस पूछताछ के जरिए ही पूरी जानकारी हमें मिल गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब से कुछ ही देर बाद 7:30 बजे ये पेशी होनी है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स जुड़ रहा है जिसने इस पूरे मामले में नए सिरे से भूमिका अदा की थी। जब पटना में एफआईआर दर्ज करने के बाद ये मामला नए तरीके से आगे बढ़ा था। डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुप्तेश्वर पांडे जी, आज का दिन बड़ा है वो इसलिए क्योंकि एनसीबी ने तमाम अपने जांच को पुख्ता तरीके से आगे ले जाने के बाद आखिरकार आज रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। क्या कहेंगे आप इस पर सर? देखिए, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं यह मामला तो पूरी तरह से अंजना समाप्त था। आप बताओ, 14 जून को सुशांत की तथाकथित आत्महत्या की कहानी आती है और उसके बाद क्या होता है, 20 जून तक पूरा मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। 20 जून के बाद आपने देखा कि कहीं देश की मीडिया में, कहीं सुर्खियों में सुशांत का समाचार हो, कहीं भी नहीं था। न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न प्रिंट मीडिया में। मुंबई में भी पूरी तरह से ये सुशांत की मौत का मामला पूरी तरह से न्यूज़ से बाहर चला गया। मुझे जहाँ तक याद है कि 1 सप्ताह के बाद पूरी दुनिया खामोश थी, मुंबई भी खामोश थी और मीडिया को भी कुछ इस तरह से लगा जैसे स्वाभाविक रूप से उनकी आत्महत्या का मामला है और ये न्यूज़ उसके आगे बंद हो गया। ये तो हंगामा मचा तब जब मैंने यहाँ मुकदमा कर दिया पटना में और मुकदमा हुआ। यहाँ 4 मेंबर की टीम जब यहाँ से मुंबई भेजी गई और मुंबई पुलिस ने असहयोग करना शुरू किया तो वहाँ से समाचार बनने शुरू हुए, मीडिया में सुर्खियों से आना शुरू हुआ। ये सब बिहार पुलिस का जो दुर्व्यवहार हुआ, फिर एक पुलिस अफसर को, सीनियर पुलिस अफसर को, आईपीएस अधिकारी को भेजा गया, उस को जिस तरह से मध्य रात्रि में क्वारंटीन किया गया बीएमसी के लोगों के द्वारा, तो ये सुर्खियों में आता है। अब पूरे देश का ध्यान आकृष्ट हुआ, पूरे देश की संवेदना इस केस के साथ जुट गई और मैं अकेला इस लड़ाई को लड़ रहा था, वो देखा पूरा देश इसके साथ जुट गया और सुशांत देखते देखते बिहार का बेटा नहीं रहा, बल्कि पूरे देश का बेटा बन गया और पूरे देश की संवेदना जुड़ गई और केस से बहुत ही सेंसेशनल हो गया और लोग बहुत ही इमोशनल हो गए। और तब मीडिया में डिबेट होने लगे, टीवी पर डिबेट होने लगे, अनुसंधान होने लगा, सब अपने अपने तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, निगेटिव तरीके से। लेकिन बाय एंड लार्ज हमने देखा कि मीडिया का 95% पूरा लोग, मीडिया की पूरी जमात और देश की पूरी जनता सुशांत के साथ संवेदनशील देखी। आज इस मुकाम पर पहुंचा, मैं इतनी कहानी इसलिए कह रहा हूं कि अगर बिहार में मुकदमा नहीं हुआ होता अंजना, अगर हमने टीम नहीं भेजी होती मुंबई और इतना अगर शोर नहीं मचाया होता तो ये मामला खत्म था। बिहार ने पुलिस ने केस दर्ज किया, तभी आज ये ड्रग पेडलर्स और रिया चक्रवर्ती के बीच का कनेक्शन भी सामने आया है। नहीं तो वो ऐसे ही इनोसेंट की तरह रहती और जैसे उनके वकील साहब बयान देते हैं, अकेली लड़की को परेशान हरेशान कर रही हैं 3 एजेंसियां। अब ये तो बड़ा ही प्रोफेशनल बयान नहीं है ये, मैं यही कहना चाहूंगा। इससे ज्यादा सर वो बार बार यही कह रहे हैं कि प्यार करने की सजा है ये प्यार करने की नहीं, ये ड्रग्स मुहैया करने, प्रोक्योर करने, भाई बहन ड्रग्स लाते थे। अब देखिए जो धाराएं लगाई गई हैं, सेक्शन 29 नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 का, उसमें पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी उकसाने और आपराधिक साजिश का मामला बन रहा है। क्या ये 14 जून से लिंक होगा? और ये जो वकील साहब बार बार कह रहे हैं कि प्यार करने की सजा एक अकेली लड़की को दी जा रही है, उस पर क्या जवाब दें? मैं तो कहूंगा कि एकदम अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट है। वकील तो बहुत विद्वान है वो, इसमें कोई शक नहीं है, मेरा उनके प्रति बहुत ही सम्मान है। लेकिन कुछ और बढ़िया लोडेड कोई विजडम वाला स्टेटमेंट आता तो लोगों को अपील करता। अब प्यार की ये सजा है तो 3 एजेंसीज मिलकर एक लड़की को परेशान कर रही हैं,
ये इस तरह के इमोशनल स्टेटमेंट तो रिया जी भी दिया करती थी वीडियो बना करके कि मैं बिल्कुल सत्यमेव जयते। फिर वो ट्वीट करके गृहमंत्री को भी कहती थी आप इसका सीबीआई से जांच करा लो। सीबीआई की बात तो छोड़ो, बिहार पुलिस जब गई तो हम उनसे पूछताछ करना चाहते थे। ये तो देर हो गया, विलंब हो गया। अगर रिया चक्रवर्ती सामने आई होती बिहार पुलिस के तो ये कनेक्शन भी हम बहुत पहले इसको खोल करके रख देते। ये तो देर हो गया कि वो नहीं आई तो अच्छा ही किया, लेकिन भाग नहीं सकी क्योंकि एनसीबी ने उनको आखिर पकड़ ही लिया। तो अब इस तरह का भावुकता वाला इमोशनल स्टेटमेंट दे करके उनके लिए सिंपैथी जुटाने की कोशिश जो हो रही है वो प्रोफेशनल स्टेटमेंट हमको नहीं लगता है कि है। कोई इसको बहुत गंभीरता से लेगा, मैं नहीं समझता हूँ। ऐसे रिया जी के लिए सहानुभूति की लहर देश में फैल जाएगी, हमको नहीं ऐसा दिखता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन कौन थे जो उन्हें मुंबई में बचाने की कोशिश कर रहे थे। बांद्रा पुलिस के सामने जाकर उन्होंने शिकायत भी अब जाकर मीतू सिंह, उनकी बहन के खिलाफ, प्रियंका सिंह के खिलाफ लिखाई है। ये कह रहे हैं विकास सिंह साहब जो कि वकील है परिवार के, कि बांद्रा पुलिस तो लगता है उनका दूसरा घर है। गुप्तेश्वर जी, देखिए मैं इतना बोल चुका हूं कि अब मैं मुंबई पुलिस के खिलाफ नहीं बोलना चाहता था। मैं तो संकेत में बात करूंगा ना, मैं तो संकेत में बोल चुका हूं। मुंबई पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में शुरू से बड़ा ही अनइथिकल और अनप्रोफेशनल ढंग से काम किया है। बिल्कुल, वो तो कदम कदम पर आप देख सकते हैं। हमारी टीम को सहयोग ना देना, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर ना करना, हमारे सीनियर अफसर को रात को कैदी की तरह जाकर टप्पा लगाकर क्वारंटीन करना, उसको हुमिलिएट करना, ये शुरू से ही अनप्रोफेशनल ढंग से और इथिकल ढंग से भी ये बिहेव करते रहे। तो अपनी गलती से मुंबई पुलिस की किरकिरी हुई है ना। हमारे अधिकारियों को बुलाकर एक बार एक मीटिंग करके बोल देते, भाई देखो तुम्हारा जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तुमने केस कैसे कर दिया, तुम आ कैसे गए हैं इन्वेस्टिगेशन करने, तुम यहाँ चले जाओ, हम नहीं करने देंगे। हमारे सारे अधिकारी वापस आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। हम फिर कोर्ट के रास्ते से परमिशन लेकर के जाते। लेकिन उन्होंने पता नहीं किस तरह से काम किया, अनप्रोफेशनल ढंग से। वही गलती अभी कर रहे हैं ये। तो गलतियों पर गलती, गलती आफ्टर गलती, इसलिए उनकी किरकिरी हो रही है। उनको प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए और रिया के साथ कोई सहानुभूति रखने की जरूरत नहीं है। अब सेंट्रल एजेंसी देख रही है, तो मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस को सीबीआई के साथ, ईडी के साथ, एनसीबी के साथ ताल में ताल मिला करके, कदम से कदम मिला करके उनका सहयोग करना चाहिए ताकि सत्य सामने आ सके। ड्रग्स से कैसे जुड़ेगा ये पूरा मामला 14 जून का? आपने 14 जून से ही आज अपनी बात की शुरुआत की। 14 जून से ये कैसे जुड़ेगा सर? लिंक कैसे बैठेगा? अब तो देखो, इस केस को 3 एजेंसी देख रही है। ईडी अपना काम देख रही है, एनसीबी अपना काम देख रही है और सीबीआई अपना काम देख रही है। अब बताइए, आप सीबीआई सुशांत की केस देखने गई थी तो दिशा सल्यान का केस क्यों देखने लगी? क्या लगा हो सकता है कि दिशा सल्यान के मामले से उसका कनेक्शन हो? तो आप ड्रग पेडलर के साथ इनके कनेक्शंस और ड्रग में अगर संलिप्तता के साक्ष्य मिल गए हैं रिया चक्रवर्ती के, तो आप बात समझती हैं कि यहीं खत्म हो गई क्या? और केवल बात रिया चक्रवर्ती तक खत्म हो जाएगी क्या? ऐसा हो नहीं सकता। ड्रग का रैकेट इंटरनेशनल रैकेट होता है, कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं होता है। बॉलीवुड में अकेले रिया चक्रवर्ती नहीं है, ये तो बहुत स्मॉल फ्राई हैं, इनसे बड़े बड़े लोग भी हो सकते हैं। अब ये मामला कहां तक जाएगा और कैसे इसका कनेक्शन सुशांत की मौत से जुड़ सकता है, इस पर काम करने दीजिए। प्रोफेशनल एजेंसी इस पर काम कर रही हैं, उस पर हम तो अपनी टिप्पणी नहीं देंगे, लेकिन जुड़ सकता है मामला उससे। 25 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अभी एनसीबी जो जांच आगे ले जा रही है सर, 25 फिल्म जगत के लोगों के भी नाम इन्हीं पेडलर्स के जरिए आए हैं जो इस पूरे बांद्रा इलाके में काम करते थे। अच्छा अंजना, ये बताओ, क्या 25 ही लोग बॉलीवुड के जुड़े होंगे इस कनेक्शन से? क्या कॉमन सेंस से बताओ आप तो देश की इतनी बड़ी एंकर हो, इतनी बड़ी पत्रकार हो, पूरे देश के कोने कोने में, हिंदी जगत में सब आपको जानते हैं। आप अपने विजडम से बनाओ। ये तो 25 तो आ गए, अभी कितने 25 आ सकते हैं? तार कहां कहां जुड़े होंगे बॉलीवुड का ड्रग से, तो रिश्ता है। ये तो मैं मजबूती के साथ कह सकता हूं कि बॉलीवुड का ड्रग से, ड्रग पेडलर से, ड्रग माफियाओं से कनेक्शन है। और उसमें बड़े बड़े लोग हैं जो ड्रग का सेवन करते हैं, ड्रग का व्यापार करते हैं, ड्रग के पेडलर से संपर्क रखते हैं।
25 आ गए और इतने कम दिनों में एनसीबी ने 25 लोगों के नाम अगर निकाल लिए हैं, मुझे ऐसी कोई इसकी आधिकारिक सूचना नहीं है, आपके समाचार और मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से सुन करके ही बता रहा हूं। तो इतने कम दिनों के अनुसंधान में एनसीबी ने 25 लोगों के नाम निकाल लिए, कम बड़ी बात है क्या? उन 25 से और 25-50 के नाम निकल जाएंगे जब उनका इंट्रोगेशन होगा। तो ऐसे ही तो मामला जाता है गहराई तक। बहुत बड़ा रैकेट है। हमने मुकदमा यहां क्या किया कि बॉलीवुड एक्सपोज हो गया और हो रहा है। आपके पुलिसिया दिमाग से एक सीधा सवाल लगती है देखने में, पता नहीं कौन उनको बोल दिया। मैं बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए सर। जी बोलिए। नहीं, आप जो मैंने अपनी बात समाप्त कर ली, आप बोलिए रिया। नहीं, पुलिसिया दिमाग से कुछ पूछ। पुलिसिया दिमाग से मैं ये पूछ रही थी कि सर ये जो ड्रग्स का मामला है, औकात की बात कही थी, वो मेरा स्पॉन्टेनियस। हाँ, ठीक है रिया, पर पहले ये सवाल कर लेते हैं सर। उन्होंने जो इंटरव्यू आज तक को दिया उसमें नाम तो नहीं लिया, लेकिन औकात वाले सवाल पर उन्होंने काफी टिप्पणी की थी और ये शब्द आप ही ने यूज किया था कि सीएम के खिलाफ वो बोले ऐसी औकात नहीं है। अंजना देखो, आपका इंटरव्यू भी तो ऐतिहासिक ही था ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। वो इंटरव्यू भी ऐतिहासिक था, लेकिन मेरी औकात ही नहीं है। फिर मैं औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपके इस इंटरव्यू पर आपके चैनल ने जो लिया उस पर बहुत लोगों ने बहुत तरह की प्रतिक्रिया दी, लेकिन मैंने कुछ कहा क्या? मैं आज भी नहीं कुछ कर रहा हूँ। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं आपके चैनल पर और आप पर कोई टिप्पणी करूँ। लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जब मैंने कहा कि रिया जी की ये औकात नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी करें, तो मेरा ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। और औकात से मतलब उसका लिटरल मीनिंग केवल होता है स्ट्रेचर। वो रिया जी का स्ट्रेचर नहीं था मुख्यमंत्री जी पर औकात करने के लिए। उस समय तो रिया जी एक्सपोज भी नहीं थी, लोगों को बहुत बुरा भी लगा, हमको ट्रोल भी किया गया। मैंने तुरंत महसूस किया, मैंने माफ़ी भी मांग लिया। निगेटिव अर्थ में इसका लिया गया और लोगों ने मेरे को ट्रोल भी किया, मैंने माफ़ी भी मांग लिया। मेरा उद्देश्य किसी भी महिला को अपमानित करना नहीं है या हर्ट करना नहीं है। मेरा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, मतलब मेरा औकात से मतलब सीधा स्ट्रेचर से था और कुछ मतलब नहीं था। लेकिन अब तो एक्सपोज हो गया ना। आप बताएं, आप ड्रग का धंधा भी करोगे, ड्रग भी लोगे, ड्रग पेडलर से रिलेशन भी रखोगे, और मोर ओवर आप मेरे केस की एक्यूज्ड हैं। बिहार में जो मुकदमा हुआ उसकी प्राथमिकी नामजद अभियुक्त हैं। जैसे चोरी का अभियुक्त होता है, हत्या का अभियुक्त होता है या डकैती का अभियुक्त होता है, नामजद एफआईआर एक्यूज्ड हैं और आप बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर रही हैं। इस अर्थ में मैंने कहा कि एक केस के नामजद अभियुक्त का, जिसको अनुसंधान के बाद अभी निर्दोष नहीं घोषित किया गया है, वो मुख्यमंत्री पर कैसे टिप्पणी कर सकता है? मेरा इतना ही मतलब था। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा किसी को हर्ट करने का मतलब नहीं था। तो इनोसेंस तो आपका एक्सपोज हो गया कि आप जो दिखाती थी कि हम बहुत इनोसेंट हैं, और तो वो तो इनोसेंस आपका एक्सपोज हो गया। आप ड्रग के धंधे में थी, आप ड्रग लेती थी, आप ड्रग वालों से संबंध रखती थी, ये तो एस्टैब्लिश हो गया एविडेंस के आधार पर। तो आप इनोसेंट कैसे थी? अब आपके पुलिसिया दिमाग से जो मैं सवाल पूछना चाह रही थी सर, वो ये है टीवी पर बैठ करके भाषण देना और बोलना वो ये है कि एक तरफ अब ये ड्रग्स का मामला तो एस्टैब्लिश होता हुआ आ रहा है, और एनसीबी ये भी कह रही है कि उन्होंने कबूला है, क्योंकि जो हमारे रिपोर्टर्स ने जानकारी दी है उनको ऑप्शन दिया गया कि अगर आप नहीं स्वीकारेंगे कि आप ड्रग्स लेती थी तो फिर ये प्रोक्योर जो आप कर रही थी तो आप फिर उस श्रेणी में आ जाएंगी जो पेडलर्स हैं, जो पूरा रैकेट है, तो आप चूज कीजिए। तब उन्होंने स्वीकारा कि हाँ वो ड्रग्स लेती थी, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से आई है जानकारी। अब ये खुदकुशी के लिए उकसाने का जो ओरिजिनल आरोप है आपकी एफआईआर में, उससे लिंक कैसे बैठता हुआ आप देख रहे हैं? मेंटल हेल्थ से परेशान अगर वाकई एक आदमी था, उसके लिए इस तरह के ड्रग्स मुहैया करना कितना खतरनाक था, ये कैसे साबित होगा? गुप्तेश्वर जी। अरे ये तो सीधा साधा दिखता है। आप बताइए, जब ये आपका लिंक स्टैब्लिश हो गया कि आप ड्रग पेडलर से संपर्क में थे और ड्रग्स मंगाते थे, तो या तो आप मंगाकर दूसरी जगह तीसरे को बेचते थे, या खुद कंज्यूम करते थे, या तीसरे को कंज्यूम कराते थे, नोइंगली अननोइंगली अगेंस्ट उसके विश या जो भी। तो आप ड्रग आप अगर किसी से ले रहे हो, ये लिंक एस्टेब्लिश हो गया, तो आप तो या तो उसको बेच रहे हो या खुद उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो आप तो एक्सेप्ट, आप तो लिंक जब एस्टेब्लिश हो गया तो आपको एक्सेप्ट करना ही है।
तो अब हम लोगों को इससे आगे बहस नहीं करनी चाहिए और इससे आगे इसको टीवी पर अनुमान नहीं लगाना चाहिए। सीबीआई बहुत बारीकी से इस चीज को देख रही है और तीनों एजेंसी जो है वो काम करती हैं, उनका अपना अपना काम करने का कार्य अधिकार क्षेत्र है, उसके भीतर काम कर रही हैं। लेकिन इसका कैसे सुशांत की मौत से लिंक बैठेगा, इस पर सीबीआई के लोग भी, अधिकारी जो अनुसंधान कर रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा रहे होंगे, अपना दिमाग लगा रहे होंगे। मैं तो सीधे कहता हूं और शुरू से एक ही बात कहता रहा हूं, और अभी कराऊ की सुसाइड का जो मामला बताया जाता है वो इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है, इतना सिंपल नहीं है कि एक नौजवान लड़का जो जीवन में सक्सेसफुल था, जिसके पास नेम था, फेम था, पैसे थे, रुपए थे, और वो 34 साल की उम्र में जो खिलखिलाता रहता था, हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, लाइवली था, वो आदमी अचानक 2 बजे रात तक सब ठीक ठाक है और 1 घंटे के अंदर अपने को फांसी के फंदे पर झुला लेता है। ये बात पच नहीं रही है, पूरे देश को नहीं पच रही है। इसलिए देश बेचैन है जानने के लिए कि क्या बात है, कौन सी स्थितियां हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें इस तरह की घटना होती है। कहीं ये हत्या तो नहीं है। तो देश पूरा सोच रहा है। अब रहस्य तो बहुत गहरा हो गया है और इस तरह के जो लिंक मिलने लगे हैं उस आदमी से, सुशांत से जुड़े हुए लोगों के लिंक अगर ड्रग माफिया से मिलने लगे तो केस को बहुत गहराई से देखेगी सीबीआई, देखना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुप्तेश्वर पांडे जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ अन्य मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से आपका परिचय उनसे करा दें। इस बीच आपको बता दें, मेडिकल इस वक्त भी रिया चक्रवर्ती का हो रहा है।